डे स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग यूपी पीजीटी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पहला प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे। और इसमें जो प्रश्नों का संकलन है एकदम सटीक, जो बेहतर, जो बार-बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या आने की प्रबल संभावना रहती है, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया। आप प्रश्नों को जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा या अपना सिलेबस कवर किया हो तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है बल्कि वह वैचारिक रूप से कुत्ते की नींद यानी डॉगमेटिक स्लंबर में सो गया है। यह आलोचनात्मक टिप्पणी किसकी है? यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो बुराई या आलोचना की गई, डॉग हाउस के रूप में की गई। किसने किया? अल्फ्रेड कॉमन, दांते जर्मिनो, इजा बर्लिन या रॉबर्ट डहल। तो इसका राइट आंसर होगा दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो ये कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है डॉग हाउस में चला गया है। उसकी एक पुस्तक थी बियॉन्ड आइडियोलॉजी, ये भी जरूर याद रखिएगा। जो डेविड स्टेन और अल्फ्रेड कॉबन जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की थी, बल्कि जर्मनियों ने उसके पुनरुत्थान के समर्थक थे। ठीक, तो डॉगमेटिक स्लंबर यानी रूढ़िवादी नीति जो शब्दावली का प्रयोग मूल रूप से आपका कांट ने ह्यूम के संदर्भ में किया था, जिसे जर्मनियों ने राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रजातंत्र के संदर्भ में सुरक्षात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी जो है उसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिए होंगे बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल। जो प्रजातंत्र के संदर्भ में सुरक्षात्मक लोकतंत्र का मॉडल बेंथम और मिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार लोकतंत्र ऐसा साधन है जो नागरिकों को सरकार की मनमानी और अत्याचार सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मार्क्स के अनुसार राज्य एक शोषणकारी संस्था है जो वर्ग विहीन समाज में विलुप्त हो जाएगी। कारण क्या है? कि साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सबका साझा स्वामित्व होगा, जिससे वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। के अनुसार राज्य एक शोषणकारी संस्था है, ये कथन सत्य है। कारण कि साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सबका साझा स्वामित्व होगा, जिससे वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको मैच करना है। शक्ति का नारीवादी जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? यानी शक्ति के नारीवादी परिप्रेक्ष्य से कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? तो ये होंगे आपके एल्स्टेन, जीन बेत्के एल्स्टेन। ऑप्शन ए का दूसरा होगा। शक्ति का बायो पावर सिद्धांत, शक्ति का जो बायो पावर सिद्धांत है ये फूको संबंधित है, मिशेल फूको। शक्ति का त्रिविमीय दृश्य की बात कौन करता है? शक्ति का त्रिविमीय दृश्य की बात करता है स्टीवन लुकास से का चौथा और शक्ति सहमति के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कि टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, बार बार आपसे पूछा जाता है। टीएच ग्रीन से संबंधित 2 कोट जरूर पूछे जाते हैं आपसे। तो टीएच ग्रीन के अनुसार जो स्वतंत्रता है करने योग्य कार्यों को करने की सकारात्मक शक्ति है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही होगा। टीएच ग्रीन के अनुसार जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करने की क्षमता है जो नैतिक रूप से करने योग्य और उपभोग करने के योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संप्रभुता की विधिक यानी कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के
पक्षों के बीच अंतर किसने किया, यानी संप्रभुता के कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर या विभेद कौन करता है। ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी में बार बार पूछा गया है। केवल यूपी पीजीटी नहीं, आप यदि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, उसके लिए भी ये बेहद जरूरी है। तो आप चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से, चाहे दिल्ली से हो, सबके लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, संप्रभुता के विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में जो अंतर करने वाला विचारक होगा वो कौन हुआ, तो ये होगा एवी डाइसी, जो कि रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के जनक है। इनकी एक पुस्तक जरूर आप याद रखिएगा हमेशा, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। समानता एक बहुरूपिया विचार है, यह कथन किसका है। अर्नेस्ट बार्कर, अरिस्टोनी या हराल्ड जोसेफ लास्की या जॉन रॉल्स। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि समानता बहुरूपिया है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत की अवधारणा से कौन संबंधित है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी से संबंधित विचारक कौन सा है, यानी विचारधारा का अंत की बात कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये होंगे आपके डेनियल बेल। और एक और है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है उससे कौन जुड़ा है, फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हैं। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत में अरि राज्य का क्या स्थान है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत में अरि राज्य का क्या स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9। तो अरि राज्य का मतलब होता है विजिगीषु के ठीक सामने वाला सीमावर्ती राज्य। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या संज्ञा दी थी। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को कौन से उपनाम दिया, कौन सा संज्ञा दिया। तो सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उनकी एक पुस्तक है जो 1909 में प्रकाशित हुई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये होगा आपका 1924 में। 1924 में। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था दलितों के बीच शिक्षा का प्रसार करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना। उनका एक फेमस कोट था, इसका आदर्श वाक्य क्या था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में मिश्रित शासन यानी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा दी है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्लेटो किस पुस्तक में बात करता है। ये होगा आपका द लॉज में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेट्समैन, ये तीनों ही प्लेटो की रचनाएं हैं। वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आधार योग्यता को किसने माना। वितरणात्मक न्याय का आधार योग्यता को किसने माना। प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स या कार्ल मार्क्स। ये होंगे आपके कौन, अरस्तु होंगे। वितरणात्मक न्याय जो है वो सबसे पहले इसकी वकालत किसने किया, अरस्तु ने किया। और समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत जॉन रॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपने विचार किस पुस्तक में दिए हैं। बेहद महत्वपूर्ण रचना है इसकी, ऑन लिबर्टी। ऑप्शन बी सही हुआ, ऑन लिबर्टी। और चारों ही पुस्तक ये जरूर आप एक जगह नोट कर लें, मिलकर चारों ही पुस्तक हैं, ये बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि हीगल के अनुसार राज चेतना की उच्चतम अवस्था और वह कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये तो कथन सही है आपका, कथन सही है। कारण हीगल का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। ठीक, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित नहीं बल्कि द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पर आधारित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो मार्क्स की अवधारणा, मार्क्स का केंद्रीय सिद्धांत है। तो ये हीगल का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर नहीं बल्कि आदर्शवाद पर आधारित है। तो ये कारण गलत हो जाता है, यानी ए सही होगा, आर गलत, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये मैच करना है आपको मार्क्सवादी विचारक और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो लेनिन
का जो सिद्धांत है व्हाट इज टू बी डन यानी क्या करें। माओ का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, जन दिशा की बात करता है वो, माओ जन दिशा। ग्रामसी जो है ये किसकी बात करता है, चेतना का वर्चस्व, ठीक। और मार्क्स प्राच्य निरंकुशता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत में लेक्सिकल ऑर्डर का क्या अर्थ है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में लेक्सिकल ऑर्डर का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्रता को समानता पर प्राथमिकता देना, स्वतंत्रता को समानता पर प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 18 कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को किस दर्शन के विरुद्ध प्रतिपादित किया। उदारवाद, उपयुक्तवाद, मार्क्सवाद या समुदायवाद। ये होगा उपयुक्तवाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 19 कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सत्य और प्रेम द्वारा हृदय में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 20 कि वह संप्रभु जिसके पास केवल आदेश देने का कानूनी अधिकार है वह कौन है। वह संप्रभु जिसके पास केवल आदेश देने का कानूनी अधिकार है वह कौन है। वास्तविक संप्रभु, नाम मात्र का संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु या विधिक संप्रभु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विधिक संप्रभु, लीगल सॉवरेन बोलते हैं इसको, ठीक। इसके विपरीत होता है आपका डी फैक्टो सॉवरेन, मतलब वास्तविक संप्रभु वह है जिसके पास वास्तव में शक्ति होती है और लोग जिसके आदेशों का पालन करते हैं चाहे उसके पास कानूनी अधिकार हो या न हो। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत मुख्य रूप से विधिक संप्रभुता की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पॉलिसी मेकिंग को राजनीति का मुख्य सरोकार किसने कहा है, यानी नीति निर्माण को राजनीति का मुख्य सरोकार किसने कहा है। स्टेन, लासवेल, रॉबर्ट डहल या लुसियन पाई। ये होंगे आपके हेराल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर 22 सिटीजन एंड सोशल क्लास किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो सिटीजन एंड सोशल क्लास जो प्रसिद्ध रचना है वो है टी.एच. मार्शल की, जो कि अभी यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी सहभागी लोकतंत्र के मुख्य समर्थक कौन हैं। शुम्पीटर, सीवी मैकफरसन या सार्टोरी या रॉबर्ट डहल। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र के मुख्य समर्थक आपके हुए सीवी मैकफरसन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू क्या है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। उसके अनुसार मार्क्स के अनुसार जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कि मजदूर द्वारा निर्मित मूल्य और उसे दी गई मजदूरी के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक और अल्प था। ये किसने कहा। हॉब्स, लॉक, रूसो या मनो। तो ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण कोट है और बार बार आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है, पूछा ही जाता है। ये हॉब्स है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के स्वभाव की बात करता है, जितनी बुराई कर सके वो हॉब्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनु के अनुसार राज्य का वह अंग जो कोष की रक्षा करता है, अमात्य, जनपद या दंड या मित्र। ये होंगे आपके दंड जो है कोष की रक्षा करता है। दंड का मतलब यहाँ हो जाता है जानते हैं क्या, सेना या बल या शक्ति। 27 हिंदू पद पातशाही पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न पीजीटी में बार बार पूछा जाता है। हिंदू पद पातशाही पुस्तक के लेखक हैं आपके वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 28 स्व विषयक यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अन्य विषयक यानी अदर रिगार्डिंग कार्यों का अंतर किसने किया। स्व विषयक और पर विषयक की अवधारणा की बात कौन करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये होगा जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जीएस मिल। क्वेश्चन नंबर 29 कि अरस्तु के अनुसार पॉलिटी किन दो व्यवस्थाओं का मिश्रण है। अरस्तु जो है, अरस्तु के अनुसार जो राज्य व्यवस्था है किन दो व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। तो कहता है क्या, एक अल्पतंत्र और लोकतंत्र का मिला जुला रूप पॉलिटी है। इंपीरियलिज्म अ स्टडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपीरियलिज्म अ स्टडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये होंगे आपके जे.ए. हॉब्सन। क्वेश्चन नंबर 31 कि वैधता लेजिटिमेसी संकट की अवधारणा किसने दी, यानी लेजिटिमेसी क्राइसिस की अवधारणा किसने दी है। हैबरमास या वेबर या पार्सन या लास्फेल। तो ये होंगे आपके लेजिटिमेसी क्राइसिस यानी वैधता संकट के बाद जुर्गेन हैबरमास करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक में प्लेटो की आलोचना किसने की है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, एक तो ये पूछ देगा पुस्तक किसकी है और इस पुस्तक में
किसकी आलोचना की गई है? तो ये द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक के लेखक होंगे आपके कार्ल पॉपर, और याद रखिएगा प्लेटो, हेगल और मार्क्स को ये क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु मानता है कार्ल पॉपर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखिएगा ये आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा, और ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ग्रामसी के अनुसार वॉर ऑफ पोजीशन क्या है? तो ग्रामसी के अनुसार वॉर ऑफ पोजीशन क्या है? तो याद रखिएगा ग्रामसी के अनुसार वॉर ऑफ पोजीशन सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष है। नेक्स्ट है 35 कि पूंजीवाद की जंजीर उसके सबसे कमजोर कड़ी पर टूटेगी, यह किसका मानना था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, माओ या लेनिन? लेनिन का मानना था, ऑप्शन डी। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौटिल्य के अनुसार कुल कितने अधिकरण हैं? तो कुल कौटिल्य की जो उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्रम, उसमें कुल 15 अधिकरण है। 36 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। ठीक। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था का क्या नाम था? वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था जो थी वो थी आपकी अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 38 38। साथियों आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पर नए हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप टीजीटी पीजीटी पोलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और रही बात किसी भी प्रकार की पीडीएफ की, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन आप जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 38 की बेंथम के अनुसार खुशी को मापने का पैमाना क्या है? बेंथम के अनुसार खुशी को मापने का पैमाना क्या है? तो याद रखिएगा वो है फेल्सफिक फेल्सफिक कैलकुलस बोलते हैं, सुखवादी गणना बोलता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का स्रोत क्या है? यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो स्रोत है वो क्या है? याद रखिएगा ये भगवान बुद्ध से भगवान बुद्ध से प्रेरित है। याद रखिएगा भगवान बुद्ध के संदेश से कई लोग ये फ्रांसीसी क्रांति भी बोल सकते हैं, लेकिन अंबेडकर ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध से वो प्रेरित होकर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक मार्क्स ने किसके उत्तर में लिखी थी? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो पुस्तक है प्रूधो के उत्तर में लिखी, प्रूधो की आलोचना की थी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, क्योंकि उसने एक उसकी पुस्तक थी कि द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी जो कि 1846 में प्रकाशित थी, उसी के उत्तर में उसने लिखी, क्रिटिसाइज किया उसने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो इसकी पुस्तक प्रकाशित कब होती है? 1847 में। नेक्स्ट है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1857 के बाद जो ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों में जो परिवर्तन आया उसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। भारत का शासन कंपनी से छीनकर क्राउन को सौंप दिया गया, ये कथन सही है। फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में लागू किया गया, ये भी सही है। देशी रियासतों की विलय की नीति को और कड़ाई से लागू किया गया, ये गलत है। ठीक। भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का निर्माण किया गया, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी चरण 1885 से 1905 की मुख्य उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो जो नरमपंथियों का जो 1885 से लेकर 1950 की जो मुख्य उपलब्धि थी वो थी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 का पारित होना। क्वेश्चन नंबर 43 गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का भारत में प्रथम सफल प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की जो प्रथम सफल प्रयोग किया गया है वो किया गया चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक। जो तिनकठिया पद्धति थी उसी के विरोध में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, किंतु उसके पूर्ण प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, ये कथन सत्य है।
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के संकल्प के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसकी ऐतिहासिक महत्ता को बनाए रखना था। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये मैच करना है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? ये सच ये होंगी बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, सचिंद्र चंद्र बोस और बरिंद्र कुमार घोष 1902। ठीक। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1993 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी और साथ ही सोहन सिंह भाकना भी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में साचेंद्र नाथ सन्याल, साथ ही रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी भी थे। तो ऑप्शन सी का पहला हो जाएगा अभिनव भारत वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे संविधान सभा में? दिए होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता तीन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हुए और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अनुच्छेद 21 में कौन सा उसके दायरे में शामिल नहीं है? 48 तो हड़ताल करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 में शामिल है, न कि 21 में। ठीक। नेक्स्ट है कि 49 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है आपके डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50 कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया या पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को, जरूर डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। ये कथन आपका सही है। ठीक। केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 52 मैच कीजिए। मौलिक अधिकार जो आपने लिया है कहाँ से लिया है? तो ये मौलिक अधिकार आपने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किया है। विधि का शासन ब्रिटेन से और संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र के साथ कनाडा से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि 53 कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये होगा आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक, भाग 2। ठीक। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। 54 कि अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें शामिल किया गया 1976 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण। 56 तो याद रखिएगा इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के अनुसार किया जाता है, किसने कहा?
बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये होंगे केटी शाह, ऑप्शन ए केटी शाह। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? जो अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी किया जाता है उसमें से आपको बताना है अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता ये संबंधित अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी। 61 कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 368 किस देश के संविधान से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार जो है आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ। राइट टू एजुकेशन आरटीई अनुच्छेद 21 ए में इसको शामिल किया गया बतौर मौलिक अधिकार के रूप में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 63 ये होंगे आपके BN राव। स्वदेशी आंदोलन 1905 का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण आपका बंगाल विभाजन था। बंग भंग। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? कि जो कि 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, उसी की वजह से, ऑप्शन डी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किसको? ये था आपका संपत्ति के अधिकार को इसको समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 को यानी 300A में इसको शामिल किया गया बतौर कानूनी अधिकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 67 कि ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन होगा अनुच्छेद 40 से संबंधित है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? याद रखिएगा, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निवास करती है। 69 कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक जो है सर्वप्रथम आपका संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मौलिक अधिकार प्रकृति में कैसे हैं? तो मौलिक अधिकार जो है प्रकृति में वाद योग्य यानी जस्टिसिएबल है, ऑप्शन ए। नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? संविधान के मूल ढांचा से संबंधित नहीं है, कौन सा? ये होगा आपका न्यायिक पुनर्वलोकन है, धर्मनिरपेक्षता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, लेकिन संसद की असीमित संशोधन शक्ति नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 72 संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्तमान मूल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अनुच्छेद 51 क के तहत वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 72 ठीक। इसमें जब मूल संविधान में था नहीं, 42वें संविधान के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन जो 11वां शामिल हुआ इसमें कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल हुआ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होगा? याद रखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लेकिन विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। ये होगा आपका अनुच्छेद 75(3) 75 अनुच्छेद 75(3) में है कि लोकसभा
जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि भारत में संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकता। सत्य है। कारण कि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत का विश्वास बनाए रखना होता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सही है, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। 76 है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 77 कि ये मैच करना है आपको, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो राजमन्नार समिति है, ठीक, 1969 में आई राजमन्नार समिति 1969 में तमिलनाडु के डीएमके सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये प्रशासनिक सुधार आयोग जो इसमें याद रखिएगा ये केवल पहला होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं। तो ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बाद में हनुमंतैया साहब हुए, ये 1966 में आई। सरकारिया आयोग जो है आपका केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए 1983 में ये गठित हुई, जो कि 88 में अपनी रिपोर्ट दी। और पुंछी आयोग जो है आपकी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ये 2007 में आई। नेक्स्ट है 78, उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 78, तो याद रखिए 50, यूपी में लगभग 33%, बिहार में 50% है। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये याद रखिएगा 79, तो ये 2016 में। नेक्स्ट है अंतरजातीय परिषद, अंतरराज्य परिषद यानी अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये होगा अनुच्छेद 263। अवशिष्ट शक्ति यानी रजिस्ट्री पावर्स भारत में किसे प्रदान की गई है? अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसे प्रदान की गई है? तो ये संसद को। क्वेश्चन नंबर 82 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है, सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, सही है। कारण कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। कथन सही है लेकिन व्याख्या स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक, 83 है कि सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग जो कि केंद्र राज्य से संबंधित है, 83 में आई, 88 में अपनी रिपोर्ट दी। तो राज्यपाल के पद के लिए ये योग्यता की सिफारिश की थी, लेकिन किस योग्यता की? तो इस आयोग का मानना था कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 356 है, बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। ये आपका राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। 86 कि भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म ने जनहित याचिकाओं पीआईएल को बढ़ावा दिया है, सत्य है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को भारत में जनहित याचिकाओं का जनक माना जाता है, ये सही है, लेकिन व्याख्या स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें। नेक्स्ट है, ये मैच करना आपको, मलमत समिति किससे संबंधित है? तो ये मलमत समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। वेंकट चलैया समिति जो है ये संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए बनी थी। और दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। वीएम तारकुंडे समिति मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना।
88 भारत के निर्वाचन आयोग को किस वर्ष से 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया? ये था आपका 1993 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89 कि क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, यह तर्क किस विद्वान का है? 89 बेहद बेहद महत्वपूर्ण, तो ये था मर्न विनर का कोट है। नीति आयोग के शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन लोग शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी। तो साथियों ये आपका यूपी पीजीटी से संबंधित जो आपका 90 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, इसने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हाँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।